गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मकान संपत्ति से आय शीर्षक शुरू करेंगे, जो कि इनकम टैक्स के अंतर्गत आय का दूसरा और बहुत ही मुख्य स्रोत है। आय के इस स्रोत को, मकान संपत्ति से आय नामक स्रोत को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 22 में समझाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस आय के स्रोत अर्थात मकान संपत्ति आय शीर्षक के अंतर्गत कोई भी मकान कब कर योग्य होता है। तो उसे कर योग्य करने के लिए आपके सामने 3 शर्तें हैं, जिसमें पहली देखिए ये रही, आय मकान अथवा मकान के साथ लगी हुई भूमि से प्राप्त हो। अर्थात किसी भी मकान को तभी मकान संपत्ति माना जाएगा जबकि वह आय हमें मकान या मकान के साथ लगी हुई भूमि से प्राप्त होती हो। यदि किसी व्यक्ति के पास एक खाली जमीन है जिसे वह किराए पे उठाता है, और यदि कोई जना किराए पे उठाता है और किसी शादी के लिए देता है, लेकिन उसमें कोई मकान नहीं बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी तरीके से वो मकान की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। मकान संपत्ति मानने के लिए उस भूमि में मकान बना हुआ होना ज़रूरी है, चाहे वो एक ही कमरे का क्यों ना बना हुआ हो। दूसरा पॉइंट है आप लोगों के सामने, करदाता मकान संपत्ति का स्वामी हो। अर्थात किसी भी व्यक्ति को यदि मकान संपत्ति से आय होती है तो यह आवश्यक है कि करदाता स्वयं उस मकान का स्वामी हो। स्वयं उस मकान का स्वामी होने से तात्पर्य क्या होता है कि हम खुद उस मकान के मालिक हैं। जैसे एक मकान है मेरे पास जो कि मैंने किसी राम नामक व्यक्ति से लिया है किराए पर, और उसके बाद उस राम नामक व्यक्ति से किराए पे मकान लेकर मैंने किसी अपने अन्य मित्र को किराए पे उठा दिया, तो मैं उस मकान की स्वामी तो नहीं हूँ ना। तो जब मैं उस मकान की स्वामी नहीं हूँ तो उससे जो मुझे इनकम होगी वो मकान संपत्ति से आय नहीं कहलाएगी, वो हमारी 5वें हेड में जाएगी आय, जो कि कहलाएगी हमारी अन्य साधनों से आय। अब देखिए मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ तीसरे पॉइंट पे, करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार एवं पेशे के लिए ना करता हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई मकान है तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में वो तभी उस मकान को ले सकता है जबकि वह उस मकान का प्रयोग अपने स्वयं के व्यवसाय एवं पेशे के लिए ना करता हो। जैसे कि मेरे पास एक मकान है और मैं एक डॉक्टर हूँ और उसमें मैंने अपनी एक क्लिनिक खोल दी, तो ऐसी कंडीशन में ये मकान जो है वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत नहीं आएगा। और यदि मैंने किसी अन्य व्यक्ति को वो मकान किराए पे दिया है और वो व्यक्ति उस मकान को चाहे वो उसमें क्लिनिक खोले, चाहे वो अपना कोई भी व्यवसाय करे, ऐसी कंडीशन में मैंने उसे मकान की तरीके से दिया था, तो उससे जो इनकम मुझे प्राप्त होगी वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में आएगी। अब देखिए अगले पॉइंट पे मैं आपके सामने आ रही हूँ, ये देखिए, मकान का माना गया स्वामित्व एवं मानी गई आय। अर्थात ये आवश्यक नहीं है हमेशा कि मकान मेरा स्वयं का ही हो। कभी कभी ऐसा होगा कि मकान मेरा स्वयं का नहीं होगा, लेकिन आयकर अधिकारियों की नज़र में उस मकान की आय मेरे को ही उस पर टैक्स देना होगा, वो ऐसा ही माना जाएगा कि मेरा ही मकान है। देखिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 27 में ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें व्यक्ति मकान का स्वामी ना होते हुए भी उस व्यक्ति मकान का स्वामी माना जाता है। जिसमें पहला पॉइंट है जीवन साथी को मकान का हस्तांतरण। यदि किसी व्यक्ति ने अपने मकान का ट्रांसफर अपनी पत्नी को, और पति ने पत्नी को, और पत्नी ने पति को कर दिया है, और किसी भी प्रकार का कोई धनराशि उनसे नहीं ली है और उनका कोई अलग रहने का समझौता भी नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति ने मकान को हस्तांतरित किया है उसी व्यक्ति को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है देखिए, अवयस्क पुत्र या पुत्री को मकान का हस्तांतरण। यदि किसी व्यक्ति ने अपना मकान अपने अवयस्क यानी नाबालिग बेटे को या बेटी को दे दिया है तो वो ये नहीं कह सकता आयकर अधिकारियों को कि यह मकान अब मेरा नहीं है, इसकी आय पे मैं टैक्स नहीं दूंगा, उसे ही उस मकान की आय पे टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा है अविभाज्य संपत्ति। यदि किसी व्यक्ति को, अविभाज्य संपत्ति से हमारा तात्पर्य होता है हिंदू अविभाजित परिवार की ऐसी संपत्ति जिसका विभाजन
परिवार के सदस्यों में नहीं किया जा सकता। तो ऐसा मकान यदि किसी एक सदस्य को संपत्ति के रूप में दिया जाता है तो वह ही संपत्ति का धारक माना जाएगा और वही संपत्ति का स्वामी माना जाएगा और उसे ही उस संपत्ति पे, जैसे यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता है और उसके 4 बच्चे हैं, उन चारों बच्चों के फिर 8 बच्चे हैं, तो वो सभी अविभाज्य संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कौन देगा? जो कि उस हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता है। अगला पॉइंट देखिए, सहकारी। ये देखिए आपके सामने चौथा पॉइंट है, सहकारी समिति, आवासीय मंडल एवं विकास प्राधिकरण द्वारा यदि कोई मकान आवंटित किया गया है किसी व्यक्ति को, तो जिस व्यक्ति के नाम मकान है उसी व्यक्ति को उसका किराया देना होगा। 5वां पॉइंट है, यदि मकान का पंजीकरण नहीं हुआ, चाहे मकान का पंजीकरण हो या नहीं हो, वैसे तो ये आवश्यक होता है कि मकान का पंजीकरण करा लेना चाहिए, पर जब तक मकान का पंजीकरण नहीं हो रहा तब तक भी जिस व्यक्ति के नाम वो मकान है उसी को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 6वां पॉइंट है, जब किसी मकान को 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे पे प्राप्त किया जाए तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति को मकान पट्टे पे मिला है वो उस मकान का मालिक ही एक तरह से कहलाएगा और उसे उस मकान के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 7वां पॉइंट है, पट्टे या किराए पे ली गई भूमि पर बनाया गया मकान। यदि किसी व्यक्ति ने मकान नहीं लिया पट्टे पे बल्कि केवल ज़मीन ली है और उस ज़मीन के ऊपर उसने मकान लिया है तो ऐसी कंडीशन में भी वो उस मकान का मालिक माना जाएगा और मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत उस मकान से प्राप्त किराया उसका क्या होगा? उसको ही उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 8वां पॉइंट देखिए आपके सामने है, ऋण हेतु गिरवी दिया हुआ मकान। यदि किसी व्यक्ति ने कोई मकान ऋण लिया है और गिरवी में रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह व्यक्ति ही उस मकान का स्वामी माना जाएगा और उससे जो भी अर्निंग्स होंगी उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। और 9वां और आखिरी पॉइंट है, विवादग्रस्त मकान। विवादग्रस्त मकान वो मकान होता है जिसके ऊपर की किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा हो। ऐसी कंडीशन में मकान का स्वामी वही व्यक्ति माना जाएगा जिस व्यक्ति के पोजेशन में वो मकान है। तो अब इस तरह आप लोगों को समझ आया इन 9 पॉइंट्स के जरिए कि कभी कभी वो व्यक्ति मकान का स्वामी नहीं होता लेकिन फिर भी स्वामित्व उसी व्यक्ति का माना जाता है और उसे ही उसके ऊपर टैक्स देना होता है। अगला पॉइंट है देखिए, मकान संपत्ति की कर योग्य आय। तो मकान संपत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए मकान आप लोगों के सामने निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, विदेश में स्थित मकान। तो यदि किसी व्यक्ति का कोई मकान विदेश में स्थित है और प्राप्त किराया उसे यहाँ प्राप्त होता है तो ऐसी कंडीशन में वो मकान संपत्ति आय शीर्षक के अंतर्गत ही कर योग्य होगा। दूसरा है, मकान से प्राप्त मिश्रित किराया। यदि किसी व्यक्ति को किसी मकान से कोई मिश्रित किराया प्राप्त होता है, जैसे कि मैंने किसी मकान को किराए पे लिया तो 10,000 रुपये महीना उसका किराया है, उसमें 1,000 रुपये बर्तन वाली के हैं, 1,000 रुपये धोबन के हैं, 500 रुपये लिफ्ट के हैं, तो मकान संपत्ति आय शीर्षक के अंतर्गत 10,000 में से वो 2,500 कट जाएंगे। अगला पॉइंट है, जब मिश्रित किराए की सुविधाओं को अलग से ज्ञात नहीं किया जा सके। यदि ज्ञात नहीं किया जा सकता तो संपूर्ण 10,000 मकान संपत्ति आय शीर्षक के अंतर्गत ही आएंगे। अगला पॉइंट है, मकान संपत्ति की कर मुक्त आय। देखिए 4 हैं। पहली, कृषि भूमि पर स्थित मकान। यदि किसी व्यक्ति का मकान कृषि भूमि पर स्थित है तो वह मकान संपत्ति की से करमुक्त कहलाएगा, क्योंकि कृषि भूमि और कृषि आय हमारे लिए करमुक्त होती है। दूसरा है, भूतपूर्व राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य यदि इसे किराए पर ना दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में यह करमुक्त कहलाएगा। राजा को उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आय कर नहीं देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, करदाता के स्वयं के ऐसे व्यापार एवं पेशे के लिए प्रयुक्त मकान जिसकी आय कर योग्य हो। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अपने मकान को अपने ही व्यापार एवं पेशे के लिए काम में लेता है तो वह मकान संपत्ति आय शीर्षक में आता ही नहीं है। चौथा, विशेष संस्थाओं, संघों एवं स्थानीय सत्ता
के मकान से आय। इस प्रकार की आय भी कर मुक्त आय के अंतर्गत आती है। इस प्रकार हमने आज देखा मकान संपत्ति आय शीर्षक होती क्या है, उस मकान संपत्ति आय शीर्षक की कर योग्य आय क्या होती हैं और मकान संपत्ति शीर्षक की कर मुक्त आय क्या होती हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आशा है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझेंगे। यदि आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप फ़ोन से मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने किसी प्रश्न को डाल सकते हैं, जिसका उत्तर मैं आप लोगों को बता दूंगी। और इस कोविड काल में आप घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। थैंक यू सो मच।